लास्ट 3 एग्जाम्स ऑफलाइन। आदित्य, यस मैम। हाँ वीडियो ऑन करो बेटा। चलिए, आप किस स्कूल से हैं बेटा? रिलैक्स फाउंडेशन। ओके। 9th में मार्क्स अच्छे आ गए थे हिंदी में? नॉट टू गुड क्यों? व्हाई? मैम। एक्चुअली रिटन पेपर था एंड मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सिली नहीं बोल सकते बट बहुत मिस्टेक्स थे। बहुत मिस्टेक्स होते हैं बेटा, सिली मिस्टेक्स तो मैथ्स में होते हैं, हिंदी में तो भर भर के होते हैं। हिंदी में तो भर भर के मिस्टेक्स होते हैं, उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं होते हैं। हाँ, मुझे लेकिन 39 आया था आउट ऑफ 40। वेरी गुड। क्या लिखा था आपने? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अभी तो ऑफलाइन सब शुरू हो रहा है, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो ऑनलाइन का फायदा तो सारे बच्चों ने लिया है, कुछ ने ज्यादा लिया, कुछ ने कम लिया, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा तो सबने लिया। मैम बोल रही है बेटा लिखो लिखो, बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो उनकी मर्जी पे है। तो ये सारी चीजें अभी नहीं करना है। आदित्य आप ऑनलाइन ही हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये फायदा मत लेना। अगर ये गलतियां आपको फिर से नहीं करनी है तो जितना आपको बोला जाएगा उतना आप करोगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे सबसे पहले ये बोलना है बेटा कि आप लोगों को हिंदी की नोटबुक बनानी है, ठीक है? नोटबुक बनाएंगे, सेपरेट नोटबुक, उसमें अदर कोई सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो आपका यूटी का हो चाहे आपके स्कूल का हो। मुझे उस नोटबुक में और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपका हिंदी का काम ही दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको 3 या 2 नोटबुक बनानी, सिर्फ एक बनानी है। उसी में आपको स्पर्श, संचयन, व्याकरण, सारा तीनों चीज मैं उसी में करने के लिए बोलूंगी। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या बोलते हैं, मैम वो वाली नोटबुक में घर भूल गया, तो वो वाली ये वाली वाला चक्कर ही नहीं है, एक ही में सब होगा, ठीक है? तो इसलिए बेटा वो एक नोटबुक बनेगी आप लोगों की। 2 चलेगा? नो, एक बनाओ, 2 क्यों बनाओगे? एक नोटबुक, और उसमें आपका क्लास वर्क भी होगा और होमवर्क भी होगा। क्लास वर्क मैं लिखाऊंगी, पहले तो मैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो भी रहेगा, जब भी आपको लिखाना होगा मैं बोर्ड पर थोड़ा सा लिखाऊंगी, इसके बाद मैं डिक्टेट करूंगी, चलेगा ना? उससे क्या रहता है बेटा कि आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। यहाँ से देखकर तो छापा मारी तो चलता है, लेकिन आपको गलती अपनी समझने के लिए डिक्टेशन से ही क्लियर होगा कि आप कहाँ पर क्या गलत कर रहे हो, क्या सही। स्टार्टिंग में गलत करोगे चलेगा, अभी तो शुरुआत है, लेकिन आप लास्ट में गलती ना करें उसके लिए शुरू में गलती कर लेना बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इसके लिए आपको नोटबुक बना के रखना है। आदित्य आपका भी काम है, समझ सोचना है कि मैं तो ऑनलाइन हूँ, मैम कैसे चेक करेगी, उसके लिए भी हम लोग उपाय ढूंढेंगे। उसका भी होता है बेटा, ऑनलाइन में भी बच्चों का पेपर चेक होता था और अभी भी होगा। तो जितना काम दिया जाएगा ईमानदारी से करना है। अगर ईमानदारी से मेहनत से करेंगे तो सारी गलतियां आपकी जो ये बता रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगी, सारी कमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है? स्कूल में कितने चैप्टर्स हुए आप लोगों के? 2 हो गए। कौन कौन से? मैम वो साखी, कभी की साखियां, हाँ, और फिर दूसरा बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, ठीक है। आपका? मैम अभी बस हरियर काका शुरू है। आपका हरियर काका से शुरू हो गया, इतना लंबा पहले ही सामने आ गया? यस मैम। इतना लेंथी चैप्टर है बेटा, वो तो चलेगा, लंबा। मैम चलो ऑलमोस्ट कोई बात, खत्म हो गया है, लाइक 2-3 पेज। ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कितने कितने दिन में खत्म हुआ? जब स्टार्ट हुआ था स्कूल तभी शुरू किया था, लाइक 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से चल रहा है, ठीक है? हम लोग उसको बाद में रखते हैं, बाद में मीन्स अभी स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, बाद में तो करना है। तो शुरू में हम लोग बड़े भाई साहब को करते हैं, ठीक है? साखी के लिए भी थोड़ा आपको उसकी वर्ड मीनिंग समझनी पड़ेगी। तो पहले बड़े भाई साहब करेंगे, उसके बाद साखी करेंगे, फिर ग्रामर करेंगे, व्याकरण, और फिर हरियर काका को हम लोग करेंगे, ठीक है? करना तो अपने को सब है, देखती हूँ कैसे क्या रहेगा। तो उस तरह से आप लोगों को कराना है मुझे। किसी के स्कूल में अगर कुछ टेस्ट हो रहा है, अभी तो टेस्ट नहीं होगा ना? अगर टेस्ट हो रहा है और आपका जो चैप्टर स्कूल में आ रहा है यहाँ नहीं हुआ है, तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं वो आपको चाहे समरी बता दूंगी उसकी, या फिर कैसे करके वो आपका वो बता दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए अभी बुक निकालो बेटा, स्पर्श। यस मैम।
हिंदी में डेट आप लोगों को इस तरह से लिखना है। हिंदी में डेट ऐसा नहीं है, अगर आप 23 लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हिंदी में जब भी आप डेट लिखो 23 और ये बीच में अप्रैल ऐसा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24, 23, 4 और 2022 कर दिया। करेंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप पत्र वगैरह लिखते हैं ना, तो पत्र में अगर इस तरह का लिखा जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा। उसके मार्क्स थोड़ा होता है ना कि प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स आते हैं, तो स्टार्टिंग से ही मैं बता दे रही हूँ कि बेटा इस तरह से आप लोग पत्र डेट डालोगे तो ज्यादा हिंदी के लिए वो ज्यादा सही है। हिंदी में हो या मराठी में हो या आपके संस्कृत में हो, इस सब में ऐसे ही डेट डाले जाते हैं। आपका इंग्लिश में भी होता है ना, अप्रैल लिखते हैं, तो हर लैंग्वेज के लिए वो चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आप लोग बुक निकालो। बेटा बुक में पाठ का शीर्षक, कोई भी पाठ होता है तो उसका शीर्षक कैसे रखा जाता है। कोई भी चैप्टर है, कोई भी कहानी है, तो उसका शीर्षक, मान लीजिए आप लोग अपठित गद्यांश करते हैं ना, तो अपठित गद्यांश में एक क्वेश्चन आता है ना, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो कैसे लिखते हैं, कैसे उसमें से निकालते हैं शीर्षक? मैम अगर किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है या फिर किसी भी चीज को बार बार बताया जा रहा है, यस, किसी चीज को ज्यादा फोकस, किसी चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो, और बार बार उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो हम वहां से शीर्षक समझ लेते हैं कि इसी चीज के बारे में बताया गया, मतलब शीर्षक क्या है। तो इस पाठ का शीर्षक हम बड़े भाई साहब क्यों पा गए? क्योंकि बड़े भाई साहब जो हैं वो पूरे पाठ में बड़े भाई साहब के बारे में बताया गया कि लेखक को उन्होंने किस तरह से समझाया, बड़े भाई होकर कैसे उनको उपदेश देते थे, किस तरह से उनको समझाते थे। तो इस पाठ का नाम क्या है? बड़े भाई साहब। अब एक बात आप लोग बताओ, बड़े भाई साहब जो काम करते थे, अगर ऐसा कोई काम करे तो आप लोग उसको चुपचाप से सुनेंगे या फिर जवाब देंगे? हम अभी आजकल की जनरेशन में तो जवाब दे देंगे आपको। दे दोगे? क्यों? मैम क्योंकि अभी उतना रिस्पेक्ट नहीं रहा। मेरी दोस्त है, उसके भी भैया 11 साल बड़े हैं, तो भी उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं, वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। क्योंकि अभी हम लोग समान ही समझते हैं उनको। नहीं, समान समझना वो अलग बात है बेटा, समान समझना वो अलग बात है। अभी तो क्या हो गया, पहले की जनरेशन क्या थी कि फादर को भी बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से बोलो डर के रहते, डरना नहीं था, वो रिस्पेक्ट मानो या डर मानो। अभी के पेरेंट्स क्या है, बच्चों के साथ में बैठ के मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो समय के अनुसार तो सारा चेंज हुआ है, लेकिन अब जवाब देना वो तो गलत बात है। मतलब ऐसे अपने आप को डिफेंस करना, मैं वो बोल रही हूँ। वही बात हुई, चिल्लाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बेटा चिल्लाना मीन्स कि अपनी बात को पलट, मतलब अगर वो बड़ा आपको कुछ समझा रहा तो उसको पलट के जवाब देना। तो वो क्या हुआ, वही हुआ ना कि उसको जवाब। यहाँ पर बड़े भाई साहब क्या करते हैं, जबकि वो हर बार फेल हो रहे हैं, लेकिन छोटे भाई को कितना डांटते थे। और इसमें आपके चैप्टर में आपने पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि छोटा भाई मौन रह जाता था। मौन का मतलब क्या होता है आदित्य? चुप हो जाता था। चुप रहना। जब भी बड़े भाई साहब डांटते थे, छोटा भाई चुप रहता था, जबकि वो गलत, उसको भी ऐसा मन से होता था कि मैं बोल दूं, लेकिन नहीं बोलता था। तो क्या वो गलत करता था क्या? सही करता था। तो अभी के लोग क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी क्यों करते हैं? नहीं बेटा, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे बनूं। वो अगला क्या कर रहा है वो उसकी बात है, मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। बेटा जो गलत है उसको गलत ही है ना, वो पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने नेचर को भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आज की सही बात है, आज की जनरेशन ऐसे ही है, नहीं सुनते, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। आज के बच्चे तो सुनने वाले नहीं, और वो भी इस तरह का भाई हो कि बार बार फेल हो तो तुरंत उड़ा देंगे उनकी, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी होता है? ऑथर, सॉरी, कवि के बारे में। हाँ, अच्छा ये बताओ, स्टोरी जो लिखता है वो क्या होता है? जो कहानियां लिखता है वो क्या होता है? कवि? कवि, हाँ। वो कवि? नहीं, वो कविता का, जो कविता लिखता है वो कवि होता है, जो कहानियां लिखता है वो लेखक होता है। ठीक है बेटा।
हाँ, ये Yes. ध्यान रखो, ये अंतर होता है कवि और लेखक में। जो कविताएं लिखता है वो कवि है, और जो कहानियां लिखता है वो लेखक कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बारे में अपनी ही कहानी को इसमें लिखा हुआ है। लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी अपनी एक खुद की कहानी है, जो बड़े भाई साहब पाठ है। ठीक है, चलिए, लेखक के बारे में बुक आपके सामने है आदित्य। Yes, ma'am. बेटा लेखक परिचय देखिए। बेटा ये आप लोग ना वॉल्यूम को साइड में रखो। वॉल्यूम में समरी दी गई है, जो कि मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे पूरी बुक पढ़ानी है। वॉल्यूम से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड मीनिंग आपकी बुक में भी है, वहां पे भी है, वर्ड मीनिंग वहां से भी देख सकते हो। उसमें से क्वेश्चन आंसर ही आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, अगर कुछ इसमें नहीं समझ आ रहा तो वो उसमें से आप पढ़ सकते। मेरे पढ़ाने के बाद अगर घर जाते हैं आप, नहीं समझ आया तो आप उसमें से समरी पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लास में हम लोग टेक्स्ट बुक ही पढ़ेंगे। प्रेमचंद, अच्छा ये बताओ, प्रेमचंद के बारे में आप लोगों ने सुना पढ़ा है कभी? प्रेमचंद जी हाँ। वो किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं? वैसे तो वो लेखक बहुत अच्छे लेखक हैं, कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक उनको उपन्यास सम्राट कहा गया है। उपन्यास उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, वो देश विदेश दोनों जगह प्रसिद्ध हैं। गबन, गोदान, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब उनके उपन्यास हैं, और ये लोगों को बहुत पसंद आए। उन्होंने समाज के में जो होता था, उनके आसपास समाज में जो चीजें होती थी, उस उपन्यास में उन्होंने लिखा है। अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए वो उसकी वास्तविकता को उस उपन्यास में, इन सब उपन्यास में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अभी 31 जुलाई 1880 को हिंदी में क्या बोलेंगे आदित्य? 1880. वेरी गुड। 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। वैसे तो इनका नाम क्या था, रियल नेम क्या था? धनपत राय था, लेकिन इन्होंने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया है। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। जो इन्होंने उर्दू में पहला लिखा था उसको सरकार ने जब्त कर लिया। जब्त करना मतलब ले लेना। अपने पास, अपने वश, मतलब अपने पास ले लिया, गायब कर लिया। आजीविका के लिए, आजीविका मतलब क्या होगा? आजीविका के लिए, आजीविका के लिए क्या होगा बेटा? जीवन यापन, जानते हैं? अपना जीवन यापन चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? इनकम करनी पड़ती है ना, आय का स्रोत कुछ बनाना पड़ता है, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, तो उसको आजीविका बोलते हैं। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बंबई, जो कि अभी मुंबई हो गया, पहले बंबई था। दूसरा वाला आपसे मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन उन्हें रास नहीं आया। ये इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन ये मुंबई भी आए थे, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं आया। रास नहीं आया मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आया। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। इनकी कई कृतियां हैं जिन पर फिल्में भी बनी हुई हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। प्रताड़ना मतलब जिन्हें लोग तंग करते थे और उन पर आरोप लगाते थे, ऐसे लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है। 8 अक्टूबर 1936 को क्या बोलेंगे बेटा? 1936. 1936, ठीक है, में उनका देहावसान हुआ। देहावसान, डेथ.
universe. हाँ, प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं, अब देखो यहाँ नीचे, गोदान, गबन। बेटा गोदान जो है ये एक गरीब फैमिली थी, वो एक लेडी है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब ऐसा करके वो पूरा गरीब लोगों के बारे में, उनके समाज में उन्होंने जो देखा उसी को उन्होंने लिखा है। और फिर हिंदू धर्म में ये ऐसा बताया गया कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको ऐसा बोलते हैं ना, गोदान कराओ तो वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा ऐसा होता है। फिर गबन का मतलब होता है कि चोरी का आरोप, ये सारा करके वो समाज में जो सारी चीजें थी वो लिखा हुआ है। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र। अब मंगल सूत्र जो ये लिख रहे थे वो अपूर्ण रह गई। अपूर्ण मतलब अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब मेन आ जाइए बेटा पाठ पर। ये तो लेखक परिचय था, लेखक परिचय में तो कुछ ऐसा था नहीं जो कि नहीं समझ आया हो। अब हम लोग मेन चैप्टर में आते हैं। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। ये लेखक क्या लिख रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो थे वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन 3 दर्जे मतलब 3 स्टैंडर्ड आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना, तालीम मतलब शिक्षा के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। यहाँ पर बेटा एक शब्द बुनियाद, बुनियाद मतलब जानते हैं आप लोग? बुनियाद मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद से। हाँ, बुनियाद स्ट्रॉन्ग तो मतलब है उसका, लेकिन बुनियाद का मीनिंग अलग है। नींव सुना है कभी? नींव, जब मकान बनता है तो नीचे पहले गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में ढेर सारा कंकड़ पत्थर करके उसमें सीमेंट वगैरह डाल के फिर उसके ऊपर ईंट जोड़ते हैं, ब्रिक्स, फिर उसके ऊपर जोड़ते हैं ना। तो इससे क्या होता है, अभी ऐसा डायरेक्ट ऐसा बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन वो सब करने से वो मजबूती आती है। तो यहाँ पर उसी के लिए बोला गया है कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता मतलब मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। बेटा यहाँ पर ये याद रखना कि दोनों भाइयों में कितना अंतर था और वो कितने साल के थे, वो कितने साल के थे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज आप लोगों को पता होगा, अभी ये जो टर्म अपना ये बोर्ड होने वाला है इसमें टर्म 1 टर्म 2 हुआ है ना, लेकिन आप लोगों में शायद एक ही बार में बोर्ड होगा। फिर भी आप लोगों का जो पेपर रहेगा, अभी तक के सीबीएसई अक्सर 2 महीने पहले 3 महीने पहले चेंज कर देती है, लेकिन अभी तक का जो है आपका सिलेबस उसमें 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे, 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए हर लाइन पर ध्यान देना, हर चीज पर ध्यान देना। आदित्य समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह मतलब मुझे डांटने डपटने का, और मेरी निगरानी मतलब मेरी देखरेख करने का जन्मसिद्ध। अब छोटा बड़ा भाई, अच्छा ये बताओ, आप लोग अगर बड़े हो या छोटे हो, तो जो बड़े लोग होते हैं, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? देख मतलब बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को देखते हैं, ये जिम्मेदारी थोड़ी होती है ना। पेरेंट्स है तो नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं बाहर गए हैं तो देखना पड़ता है कि नहीं? आदित्य, यस मैम। आप छोटे हो या बड़े हो? छोटे। छोटे हो तो बड़ा भाई डांटता है तो सुनते हो या जवाब देते हो? बड़ी बहन। बहन है, ओ तो सुनते हो कि जवाब देते हो? हाँ, वो तो नहीं, डिपेंड नहीं बेटा, सुन लेना सीखो, सुनना सीखो। अभी एक वो आया हुआ है अनुच्छेद, सहनशीलता की कमी,
उसका प्रभाव, सहनशीलता न होने का प्रभाव, ये आपके अनुच्छेद में आना शुरू हो गया। वही होता है अनुच्छेद कौन कौन सा आता है, जो समसामयिक होता है। समसामयिक मतलब इस समय में क्या चल रहा है, तो वो आपका इस आया हुआ था। तो सहनशीलता होनी चाहिए बेटा। सहने से, सुन लेने से क्या जाएगा, सुन लेना चाहिए। तुरंत फाइट शुरू, क्या बात है ये। यही सब चीज सिखाना है अभी के बच्चों को कि सहनशीलता सीखो, थोड़ा सुनना सीखो। सामने वाला एक बोला, मैं 2 सुनाऊंगा, क्यों सुनूं। गांधी जी का वो थोड़ा सा था ना, एक थप्पड़ किसी ने मारा, वो दूसरा भी आगे करते, चलो भाई ये भी मार लो। तो वो मत बनो, लेकिन कम से कम सुनना सीख लो। चलिए, तो इसमें वो क्या था, उनको जन्मसिद्ध अधिकार था कि वो बड़े थे तो वो डांट सकते थे, और मुझे इस तरह से उनकी निगरानी में मैं रहता था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझू। हुक्म मतलब जो आदेश दे रहे हैं, हुक्म मतलब आदेश होता है कि जो आदेश दे रहे हैं उसको कानून समझू। कानून का क्या होता है कि जो कानून होता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है ना, मानना पड़ता है ना। तो यहाँ पर छोटे भाई वही बोल रहे हैं कि जो वो आदेश दे रहे हैं उसको मैं कानून की तरह मानूं, यही मुझे करना था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। यहाँ तक समझ में आया? समझा बेटा? आदित्य यहाँ तक समझ आया? हाँ, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना बेटा, सबके लिए, सिर्फ आदित्य के लिए नहीं, आप लोग भी। सामने से अगर कोई कुछ बोलता है बेटा तो तुरंत भिड़ जाना, तुरंत जवाब देना ठीक नहीं है ना। मान लो पेरेंट्स ही है, आज तो अभी तो कितने बच्चे हो गए कि पेरेंट्स की नहीं सुनते। भाई बहन तो साइड में रखो, पेरेंट्स अगर एक माँ एक बात बोली तो फटाक से आपने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे क्यों बेटा, सुन लो, कुछ नहीं जाता, सुनने से कुछ नहीं जाता है ना। अगर उसने गलत भी बोल दिया है तो सुन लो, बाद में बता दो कि मम्मा आपने नहीं समझा, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। लेकिन तुरंत तो भिड़ जाना तो फिर ऐसे में बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता और अपने लिए भी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, तो ये लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं है बेटा। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आप तुरंत बहस करने लगते तो आपको भी गुस्सा आती है, अंदर से चिड़चिड़ होता है, सामने वाले को भी होता है। जाने दो, सुन के हट जाओ। समझा? हाँ बोलो। मेरी छोटी बहन है, वो मुझसे झगड़ा करती है, तभी मुझे नहीं तो उसकी गलत है, उसकी तो बात मैं उसकी करती हूँ ना। हाँ। तो घर में क्या होता है, हम कुछ गलत है तो मम्मा बोलती तुझसे ही सीखती है। तो क्या करें फिर हम लोग। वो बेटा ऐसा ही होता है, बड़े को डांट पड़ता है तो जाने दो, बड़े को डांट पड़ता है। छोटे बच्चे लाडले होते हैं तो बड़े को थोड़ा सुनना पड़ता है, जाने दो। ठीक है, चलिए, वो तो बात की बात है, लेकिन वही है ना बेटा, अभी का समय ऐसा ही है कि बच्चे नहीं सुनते तो थोड़ा सुनना चाहिए। अभी आप लोग सोचोगे मैम चैप्टर पढ़ा रही है, हम लोग को उपदेश दे रही है। उपदेश इसलिए दे रही हूँ कि अभी के समय में ये भी जरूरी है। ये सारी चीजें आपको साइंस मैथ्स में नहीं बताई जाएगी, लैंग्वेज में ही बताई जाएगी। पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट होता था मॉरल वैल्यूज, उसमें अभी भी है ना, छोटी क्लासेस, हाँ छोटी क्लासेस में होती, छोटी क्लासेस में होती हैं। तो वहीं से बच्चों के अंदर वो सारी चीजें आती थी, सीख आती थी कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है। तो वो चीज अभी बड़े बच्चों में भी वो प्रॉब्लम्स हो गई, वो कमियां हो गई हैं। तो हम लोग मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसा करती हूँ कि लैंग्वेज में पढ़ाते पढ़ाते आपको थोड़ा सा सीख दूं। अगर किसी ने जरा भी सीख लिया तो आपके लिए भी हित करे, मेरे लिए तो क्या हित करे, कोई फर्क नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वह स्वभाव से अध्ययनशील थे। कौन कौन अध्ययनशील था? बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। बेटा कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, लेकिन कंटिन्यूअस बुक लेके बैठे रहने से वो दिमाग में नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए। और ब्रेक मतलब वो जो टाइम में बुक में बैठकर गोदागादी करते थे, वो करने से अच्छा कुछ उठ के वॉक कर लें, कुछ और कर सकते थे। लेकिन वो हमेशा बुक लिए बैठे रहते थे। और इसमें वही कहा गया कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए ये सारा काम वो करते थे, उस बुक या नोटबुक पर पिक्चर बनाया करते थे। और भी आगे है, देखिए, कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। शेर का मतलब क्या, वो जंगल वाला शेर? कौन सा शेर? शेर का मतलब क्या बेटा? शेरो शायरी सुना है? हाँ, तो वही शेर, उसी के लिए बोला गया है।
कभी कभी एक ही शब्द, नाम या शब्द, कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी हो गया एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, ना कोई अर्थ होता मतलब उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकलता था कि उन्होंने लिखा क्या है, और ना ही कोई सामंजस्य मतलब तालमेल, उन शब्दों में आपस में कोई तालमेल नहीं था। अब इसका क्या कि आपने कोई शब्द लिखा जैसे राम घर जाता है, तो आपस में क्या है, सामंजस्य है, समझ आ रहा है, वाक्य समझ आ रहा है, लेकिन गया आया वो राम मतलब ऐसा अगर आप लिखोगे तो उसका कुछ समझेगा नहीं ना। उसी तरह से उनका क्या था, जो वो लिखते थे ना उसका कोई अर्थ समझ में आता था ना उसका कोई सामंजस्य आपस में रहता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबादत देखी, लेखक क्या लिखते हैं कि मैंने उनकी कॉपी पर एक बार यह इबादत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक, इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, मतलब पूरे में इतना सब लिखने के बाद लास्ट में एक आदमी का चेहरा बना था। मतलब उन्होंने पहले बताया ना कि उसमें कोई सामंजस्य नहीं रहता था, और मसलन मतलब एक बार उन्होंने बताया, मतलब एक बार उन्होंने ऐसा देखा। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। छोटे भाई ने क्या कहा कि मैंने कितनी कोशिश की कि इसका कुछ अर्थ निकालूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ, और साहस का मतलब हिम्मत, और बड़े भाई साहब से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, मतलब 9th का बच्चा और 5th का तो बोलते ना इतना अंतर है, तो बड़े लोगों की बात मुझे कैसे समझ आएगी। तो लेखक ने वही कहा कि उनकी चीजें मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यहाँ तक समझ आया बेटा? आदित्य? यस मैम। चलिए आगे देखिए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, अब अपनी भी वो बता दिए कि मेरा मन पढ़ने में, जी मतलब मन, पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब इसमें से किसका मन पढ़ने में नहीं लगता? सबका लगता है ना? सब सब्जेक्ट में लगता है या हिंदी में नहीं लगता? हिंदी। हिंदी में नहीं लगता तब तो आपको क्लास में बुलाना चाहिए, ऐसे लोगों तो ऑनलाइन बैठाना ही नहीं चाहिए। आप लोगों का लगता है? ऑनेस्टी देखो ना। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी सब में नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, आप सही बोल रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का मन लगता है ना? चलिए, मन लगना भी चाहिए, और हिंदी से इतना डरोगे बेटा, जिस चीज से डरोगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा, है ना? तो डरना नहीं है, भागो मत, मुकाबला करो। किसका है ये? विवेकानंद का है ना? तो सामना करो, भागो नहीं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, लेखक ने बताया, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़ मतलब बहुत बड़ी बात थी। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। सही बात है, कोई फ्रेंड मिल जाता है तो फिर तो क्या पूछने। उसी तरह से उनका भी वही था कि कोई दोस्त मिल गया तो और ही मजे हैं। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। अभी इसमें क्या था कि पहले के समय में अभी बच्चों के पास खेलने के लिए कितनी चीजें हैं, है ना? वीडियो गेम है, घर में इंडोर आउटडोर सारे गेम्स हैं। पहले के समय में बच्चों के पास खेलने का कुछ नहीं होता था, तो कुछ ऐसा मस्ती का थोड़ा बहुत उन लोगों को, गाड़ी मोटर का, अभी तो बच्चे रियल की गाड़ी में बैठ रहा है, पहले का क्या था वो लोग, डोर होता है ना नीचे, जो छोटा दरवाजा होता था, फाटक, उस पे बैठ के उसको आगे पीछे करके उसमें ऐसा करते थे कि हाँ ये मैं गाड़ी में चल रहा हूँ। तो ऐसा वो लोग खेलने में करते थे, मनोरंजन का उनका ये साधन होता था। और ये सब खेलने के बाद जब वो अंदर आते थे लेखक, तो उनको क्या था, भाई साहब का वह रुद्र रूप मतलब भयानक, रुद्र का मतलब होता है भयानक, रुद्र रूप देखकर उनका वो डर जाते थे, उनके प्राण सूख जाते थे, मतलब वो बिल्कुल डर जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? बेटा आपकी बुक में ये क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब का पहला सवाल क्या होता था, तो पहला सवाल उनका यही होता था कि कहाँ थे।
हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। और लेखक क्या करते थे, वो सिर्फ चुप रहते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे, सिर्फ चुप रहते थे। अच्छा ये बताओ, अगर आप गलती करके आए हो और कोई डांट रहा है, चुप सुन लोगे तो क्या रहेगा, क्या अगले को क्या लगेगा? हमारे गलती समझ में आ गई। हाँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, है ना। तो इसी तरह से वो चुप रह जाते थे, मौन रह जाते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। स्नेह मतलब प्रेम से और रोष मतलब गुस्से में। बड़े भाई साहब गुस्सा भी होते थे कि तुम बाहर खेल रहे हो, और भाई जब चुप रह जाता था तो उससे वो उनको प्रेम भी हो जाता था कि इसने अपनी गलती मान ली, और फिर वो छोटे भाई के साथ अच्छे से बात करने लगते थे। इस तरह अंग्रेजी अब फिर क्या बोलते थे कि जब वो खेल के आ जाते थे तो उनको समझाने के लिए बड़े भाई साहब क्या बोलते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब होता है एक वर्ड भी नहीं आएगा, एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात, अब बेटा यहाँ पर इंग्लिश के लिए इतना क्यों बोला गया, क्योंकि पहले जो था ना, जबकि ये लेखक ने स्टोरी लिखी है, उस समय में बच्चों को इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़ाया जाता था। वो बड़ी क्लास में जब 6th 7th में जाते थे ना, तब उनको पढ़ना होता था 6th से। और अभी क्या, अभी तो इंग्लिश, अभी तो हिंदी बहुत मुश्किल हो गई है बच्चों के लिए, जबकि वो बचपन से पढ़ते हैं फिर भी बहुत मुश्किल हो गई है ना। यस मैम। तो वही चीज है। और वो लेखक के भाई क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी इतनी आसान नहीं, अगर इतनी आसान होती तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी पढ़, ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी पढ़ लेता, बिना आम इंसान भी पढ़ लेता आसानी से। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर, घोंघा मतलब कितने बेवकूफ, मतलब ऐसे ना समझ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक मतलब सबक, मैम वो कि आप मुझे देखते भी तो तुम्हें समझ नहीं आता। हाँ सीख, सबक का मतलब सीख। एक सेकंड में कहा थी, हाँ। मैं कितने, यहाँ पर एक शब्द है मेहनत लिखा है, जबकि सही रियल वर्ड इसका मेहनत होता है। मेहनत लिखा है, वो मेहनत होता है। मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। कसूर मतलब गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम इसी दर्जे में, कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 3 साल। अभी बड़े भाई साहब क्या कहते हैं कि मुझे देखते हो कि मैं इतना दिन रात पढ़ता रहता हूँ, फिर भी मैं एक क्लास में 2-2 3-3 साल फेल होता हूँ, तो तुम्हें ऐसे कैसे लगता है कि तुम खेल कूद कर पास हो जाओगे? मैं तो 1-2 साल में पास, देखिए आगे भी उन्होंने ये भी कहा है कि तुम जिंदगी भर एक ही क्लास में रहोगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? उन्होंने क्या बोला बड़े भाई? अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये दोनों भाई ही रहते थे, है ना। ये लोग कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते, हाँ हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती थी छोटे भाई को सही बात बताना, सही से रास्ते पर ले आना। और उनको जब लगा कि ये इतना मस्ती करता है, पढ़ाई नहीं करता, तो उन्होंने इस तरह से कहा कि तुम जब पढ़ना नहीं है तो क्यों नहीं घर चले जाते, वहां गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा क्या होता है, कौन सा खेल है, जानते हैं आप लोग? वो लकड़ी और एक पत्थर टाइप कुछ होता है। नहीं, पत्थर तो नहीं होता उसमें, गुल्ली डंडा में पत्थर नहीं होता।
वो पत्थर वो अलग चीज है, वो बॉल से खेलते हैं पत्थर, वो अलग गेम है। गुल्ली डंडा नहीं जानते? हम सब सुना है, सिर्फ ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं सुना किया। है। हाँ, अभी तो कहाँ गुल्ली डंडा कौन खेलता है, वो तो पहले के गेम्स है ये सारे, बॉल वाला और ये सब वाला। गुल्ली डंडा होता है बेटा, एक लकड़ी का छोटा सा होता है और एक बड़ा सा होता है। उसको कैसे बनाते थे पता है? मैंने भी देखा है, खेला तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बनाते थे, देखा था ऐसा और फिर ऐसा। बताना तुम सही है क्या? ऐसा कुछ करके, है ना? नहीं सही है? कुछ ऐसा ही रहता था, सुनो क्यों ना, ये ऐसा रहने से होता था कि ये उठा हुआ रहता था, जब इस तरह से रहता था तो ये नीचे से उठा हुआ होता था, है ना? और एक डंडी होती थी बड़ी सी, और उससे इसके साइड में कॉर्नर पे मारते थे और ये उछल, जब ऐसा रहेगा ना तो ये साइड में उठा रहेगा, इसके कॉर्नर पे मारेंगे, उछलेगा तो इसको मारते थे, है ना? हाँ, उछाल के मारते थे। अरे इतना अच्छा नहीं बनाया है, मैंने पता नहीं कब का देखा हुआ होगा, तो फिर भी ऐसा ही मुझे वो पता है कि ऐसा वो होता था, उसके कॉर्नर पे मारते थे, वो उछलता था तो उसको डंडे से ऐसा दूर तक करते थे। तो वही वो बोलते हैं कि गांव में जाओ और वहां पर गुल्ली डंडा खेलो जब तुम्हें खेलना ही है तो। और यहाँ पर एक शब्द है बेटा, दादा की गाढ़ी कमाई। यहाँ पर पिताजी के लिए यानी उनके पापा के लिए उन्होंने दादा कहा है बड़े भाई ने कि उनकी गाढ़ी कमाई यानी उनकी मेहनत की कमाई तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ सबको? आदित्य समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब किसी को इतनी डांट पड़ेगी तो आंसू तो आ ही जाएंगे, वो भी लड़ना नहीं है तो सुनना है, तो सुनने में तो आंसू ही आएंगे। उनको आंसू आ जाते और उनको लगता शायद मेरे से सही में नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के लिए वो सोच लेते थे अरे सही बात है, मुझे अब घर चले जाना चाहिए। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ये भी क्वेश्चन है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। लेखक क्या कहते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत करने की शक्ति मेरे में नहीं थी, मैं नहीं समझ सकता, मतलब मुझे नहीं लगता था मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा और फिर मेरी हिम्मत टूट जाती थी। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। और उस निराशा में वो सोचते कि क्यों ना, सही बात है, मैं मुझसे नहीं होगा तो मैं घर ही चला जाता हूँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मतलब मेरे वश में नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। उन्होंने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेहनत नहीं होगी मेरे से इतनी, तो क्यों इतना अपने जान की आफत करूं, मैं मूर्ख रहूंगा, चलेगा। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद, अभी क्या होता था, स्टार्टिंग में जब बड़े भाई साहब डांटते थे तो लेखक को लगता था कि सही बात है, मेरे से नहीं होगा, छोड़ो मैं घर जाता हूँ, क्यों यहाँ पर टाइम खराब करूँ अपना, ये इतना ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर के बाद, जब डांट पड़ने के बाद एक बार लगता है ना अरे हाँ मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर अगर अंदर एक कॉन्फिडेंस टाइप आता ना, क्यों नहीं हो सकता, मैं तो कर सकता हूँ। इस तरह से सोचकर फिर लेखक सोचते थे। घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अभी क्या करते थे लेखक, फटाफट से एक टाइम टेबल बना डालते। अब ये बताओ आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया कभी अभी तक में, फॉलो किया उसको? किया? सच नहीं बोल रहे हो? काम किया है। कितने दिन? हम ऐसे डेली का ना, मैं एवरीडे कितना करना है उस हिसाब से बनाती थी समझो। अच्छा, डेली का डेली बनाते थे क्या? नहीं मैम, मैं मंथली बनाती। मंथली तो हो जाता था। चलो अच्छा है, आप ऐसा बोलने वाले हो। आदित्य आपने बनाया? यस मैम। फॉलो किया? मैम 70%। 70%। हाँ, ये बेटा टाइम टेबल बनाना करते हैं, मैं नहीं बोलती कि बच्चे नहीं फॉलो करते, करते हैं, और जो करता है फॉलो वो सही बात है कि वो कुछ बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन इसमें होता यही है कि ज्यादातर लोग बना लेते हैं। पहली बात तो लोग बनाते कम है, वो बोर्ड का एग्जाम जब पास में आता है तभी बनता है लोगों का, और बनाने के बाद भी फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि इस पार्ट में भी है और सच भी है कि लोग बना तो लेते हैं, सबको होता है। नहीं होता था, ये 9 से शुरू किया फॉलो करना।
हाँ, नहीं करना चाहिए। जब टाइम टेबल अगर फॉलो करेंगे और सही बनाया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका हर काम टाइम टू टाइम होगा, कोई चीज का बर्डन नहीं रहेगा, अरे वो सब्जेक्ट बचा है, ऐसा नहीं, लर्न नहीं किया, वो नहीं किया। तो आदित्य 70% को 100% कर लो बेटा, Yes, ma'am. अच्छा रहेगा। हाँ, ये मैम सिर्फ सुनाने आई है या पढ़ाने आई है, ऐसा लग रहा है? नहीं मैम। क्यों ऐसा ही लग रहा है ना? ये मैम सुनाती है या पढ़ाती है? चलो, टाइम टेबल, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करो। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मद मतलब उसका नशा, मद मतलब नशा, जो खेलकूद का नशा होता था, इच्छा होती थी, वो सब हट जाती थी। प्रातः काल 6 बजे उठना, अब उनका टाइम टेबल सुबह 6 बजे से बनता था। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। हिसाब क्या होता है? Maths. मैथ। हाँ, मैथ्स। हाँ बेटा, हाँ हिसाब, मैथ्स को ही हिसाब इसमें हिंदी में। हाँ, 9 से 9:30 तक इतिहास। इतिहास तो सबको पता है, हाँ वो तो पता रहेगी। फिर भोजन और स्कूल, 9:30 से उनको स्कूल जाना रहता था। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल। भूगोल क्या? भूगोल। आदित्य भूगोल, I don't know. वो मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, ज्योग्राफी। भूगोल। 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय। विविध मतलब जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे वो, उसके बाद फिर विश्राम, उसके बाद वो सोने चले जाते थे। मगर टाइम टेबल बना लेना, आप खुद ही से बोल रहे हैं कि मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई, मतलब इग्नोर करना शुरू हो गया। मैदान की वह सुखद हरियाली, जिस चीज की आदत पड़ी थी, मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। अभी क्या, वो सारी चीजें उसको अपनी तरफ आदत में था ना, तो सोचते होंगे चलो 2 मिनट में भी आ जाऊंगा, और वहां जाते ही पढ़ाई का सब भूल जाते थे और उसमें वो लग जाते थे। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख-फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। नसीहत मतलब सलाह देने की, फजीहत मतलब डांटने फटकारने का मौका, अवसर मतलब मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि फजीहत मतलब डांटने फटकारने का, नसीहत मतलब सलाह देना समझाना, और फजीहत मतलब डांटने फटकारने का। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी, यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको रिलेट किया गया है कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। इंसान बूढ़ा हो जाए या फिर वैसे मरने की स्थिति में रहता है, फिर भी उसको लालच एक होती है ना। यहाँ पर है मोह माया। मोह का मतलब प्रेम, माया मतलब वो पैसे से, माया को धन को माया भी बोला गया ना, तो उसमें वो बंधा रहता है। मेरे पास इतना धन है, इतना पैसा यहाँ, इतनी प्रॉपर्टी इधर है, मेरे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, इन सबके उसमें वो पड़ा रहता है। उसी तरह से मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। डांट। यहाँ तक क्लियर? मैम लास्ट लाइन एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ, फिर भी जैसे मौत, यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा इसको बताया गया है कि जैसे मरने वाला या विपत्ति में पड़ा हुआ, विपत्ति मतलब मुसीबत में पड़ा हुआ इंसान प्रेम में, हमारा ये बेटा, हमारा ये बच्चा, हमारा ये भाई, ये सारी चीजें प्रेम में, और माया में कि मेरा इतना पैसा चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें सोचता है।
उसी तरह से इन्होंने, लेखक ने क्या कहा कि जैसे वो अपने बंधन में जकड़ा रहता है माया मोह के, उसी तरह से मैं फटकार और घुड़कियां खा कर भी, मतलब डांट और इतनी घुड़कियां खाने के बाद भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था, मतलब उसकी अवहेलना यानी उसको अपने से दूर नहीं कर सकता था। ठीक, ओके। आगे देखिए, सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना क्या होता है? एनुअल एग्जाम। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, क्लास में ये फर्स्ट आए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अभी क्या, 3 से 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों मतलब उनको सुना दूं कि आप तो इतना बोल रहे थे, फिर भी आप ऐसा हो गया। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। घाव पर नमक छिड़कना क्या है? मुहावरा। मुहावरा है ना। एक चीज आप लोगों को और बोल दूं बेटा, मुहावरा तो कहीं से भी आता है, लेकिन ज्यादातर मुहावरे आपके बुक से आते हैं, चैप्टर्स से आते हैं। आपके उसमें है ना मुहावरा, तो ज्यादातर मुहावरे आपके चैप्टर्स से आते हैं। आता बाहर का भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बाहर का नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर आपके चैप्टर्स से आते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि नमक छिड़कने, उनके घाव पर नमक। एक तो वो खुद ही पहले से घाव पर नमक छिड़कना का मतलब क्या है कि दुख में और दुख देना। तो एक तो पहले से दुखी हैं और उनको जाकर कुछ सुनाऊं, तो ये मेरे लिए लज्जास्पद मतलब शर्मनाक लगा मुझे। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। इनको अभिमान हुआ, थोड़ा सा घमंड हो गया कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो सकता हूँ, और थोड़ा सा आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब भाई साहब थोड़ा शांत हो गए। शांत हो गए मीन्स कि फेल हो गए थे तो दुखी थे, इसलिए बोल नहीं रहे थे। और छोटे भाई को क्या लगता था कि भाई तो फेल हो गया, अब वो मुझे कुछ नहीं कह सकता, और ये फ्री होकर ज्यादा और ज्यादा मस्ती करने लगे। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। हम शरीक मतलब उसमें शामिल होने लगे, जाने लगे। कहाँ पर है ये वर्ड बेटा? हम खेल कूद में शरीक, हाँ शरीक होने लगे मतलब उसमें जाने, खेल कूद में शामिल होने लगे। जो पहले बहुत थोड़ा बहुत तो रहता था कि भाई का डर भी रहता था, अब वो डर भी चला गया और ये खेल कूद में शामिल होने लगे। दिल मजबूत, हाँ फजीयत को आपने कौन सा, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। लेखक ने क्या बताया कि मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला कि मैं पास हो गया, आप फेल हो गए, अब आप मुझे क्या बोलोगे, ऐसा वैसा करके। लेकिन जो लेखक का रंग ढंग था, मतलब वो फ्री होकर रहने लगे ना, निश्चिंत होकर खेलना घूमना जो मन आता था करते थे, तो उनके उस हाव भाव से बड़े भाई साहब को लग गया कि इसको अब मेरा डर नहीं है, ये मुझसे अब नहीं डरता, ऐसा वो समझ गए। यहाँ पर है कि भाई साहब ने इसे भाप लिया। भाप लिया मतलब समझ गए। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, यहाँ पर एक शब्द है भोर। भोर का मतलब क्या होगा? मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह को भोर बोलते हैं ना। भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो गए, ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ कर ही देंगे और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग का मतलब तुम्हें घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, हस्ती मतलब तुम्हारी क्या औकात है। इतिहास में रावण, रावण का नाम आप लोगों को पता है? रावण कौन है? सबको पता है रावण। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? उपदेश मतलब क्या सीख लिया, उससे शिक्षा ली, या यूं ही पढ़ गए, या ऐसे ही बस उसके बारे में पढ़ गए, या कुछ उससे सीख भी ली, कुछ शिक्षा भी ली। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। मतलब सिर्फ क्लास पास कर लेना बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ लोगों का है ना कि अरे 9th से गया, 10th में गया, 11th में, ऐसा। सबसे मेन चीज क्या होती है? बुद्धि का विकास। आपको उतना नॉलेज भी होना चाहिए।
जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय का मतलब मीनिंग। मीनिंग, हाँ, जो कुछ समझो उसका अर्थ समझो, उसका अभिप्राय समझो। हाँ, रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल मतलब भूमि का, धरती का। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, एक मतलब किसी के अंडर में कोई नहीं है। लेकिन जो रावण था वो क्या था, वो उसको चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई राजा उसके अंडर में थे, उसको कर दिया करते थे। कर का मतलब जानते हैं? और टैक्स। टैक्स। कर्म का मीनिंग कई होता है। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर कर का मतलब टैक्स से है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। आधिपत्य मतलब उनके अंडर में रहना स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। बिल्कुल मतलब स्वाधीन मतलब अपने अधीन। हाँ, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र है, अपने अधीन। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, महीप। महीप का मतलब भी राजा होता है, ठीक है। रावण भी राजा था। देखिए यहाँ पर है, रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप माने सभी राजा उसे कर देते। जो बड़ा होगा उसको देते हैं ना, वो सबसे बड़ा चक्रवर्ती था, तो सब बाकी लोग उसके अंडर में थे, लोग उसको टैक्स देते। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आप लोगों को पता है रावण की फैमिली बहुत बड़ी थी ना, उसके 1 लाख पुत्र थे। उसके लिए ऐसा कहा गया 1 लाख पूत मतलब पुत्र, 1.25 लाख नाती। 1.25 लाख नाती मतलब समझते हैं, नाती पोते, वो बेटे का बेटा ऐसा। और उस रावण के घर में दिया न बाती मतलब उस रावण के घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में था। वैसे रावण के लिए कई कहानियां हैं कि रावण अच्छा था और ज्ञानी तो था ही, सबसे बड़ा ज्ञानी था, तपस्वी था, शिव जी का भक्त था, बहुत अच्छाइयां भी थी, लेकिन सिर्फ वो अपने अहंकार की वजह से उसने सारा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म, कुकर्म मतलब बुरे कर्म, कु मतलब बुरे, कर्म मतलब कर्म, बुरे कर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगी बेटा, अगर आप लोग समझते हैं तो। अभी कोई भी बच्चा क्लास में छोटे बचपन से वो फर्स्ट आ रहा है, टॉप कर रहा है, मतलब ऐसा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आ जाता है ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बाकी लोग तो मेरे से बेवकूफ है। हो जाता है ना ऐसा? कुछ बच्चे होंगे, देखा होगा आप लोगों ने, होते हैं ना। और उसके बाद उनका क्या होता है, ये भी देखा है कि नहीं? अभी तक अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बात का पता नहीं, वैसा देखा है। वो फिर जिसके अंदर वो घमंड आ गया तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जिसके मन में, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। जो दोस्त थी, हाँ, वो 90s में लाती थी मार्क्स, बट एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस का फेल हो गया मार्क्स। तो वही चीज, कभी किसी चीज का ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज का, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, पैसे, परिवार या किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने घमंड किया तो वो नीचे आने लगता है, वो वहीं से उसका नीचे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बड़े भाई ने 3 एग्जाम्पल, एक रावण का दिया, शाहे रूम का दिया और शैतान का दिया, कि वो लोगों ने घमंड किया तो किस तरह से नीचे आ गए। क्या बेटा? ये है ना बेटा आपकी बुक में, ये रावण शैतान सब इसी में दिया हुआ है, अभी आगे देखना रहेगा सब। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। आदित्य, आप इस चीज को एग्री करते हैं कि नहीं? घमंड करना गलत बात है। यस मैम। हाँ, कभी भी बेटा कितने भी ऊंचाई पर कितने भी काबिल हो जाए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं।
अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। मतलब वो स्वर्ग में था, उसको लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ ईश्वर का, मेरे समान कोई नहीं, और लास्ट में ऐसा हुआ कि स्वर्ग से नीचे धक्का दे दिया गया उसको। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये भी मुहावरा है बेटा। सब मुहावरे पे अंडरलाइन कर लेना, उसको बाद में उसका अर्थ समझना, और मैं वैसे मुहावरा कराने के टाइम मैं कराऊंगी, लेकिन खुद से भी कोशिश करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है जो वो पाने के योग्य नहीं होता लेकिन उसको मिल जाती है, उसको अंधे के हाथ बटेर लगना बोलते हैं। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। अभी क्या है, कभी कभी बच्चे एग्जाम जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं, अभी जो टर्म 1 वाला हुआ था, कितने बच्चों ने क्या किया कि उनको नहीं आ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या है, बस ऐसे 1 2 3 कुछ तो करके उनने टिक कर दिया, और किसी किसी का सही हो गया, वो तुक्का। तो वही अंधी चोट होता है कि वो कभी कभी ऐसा लग जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आदित्य? यस मैम। आगे देखिए बेटा, आप लोगों को भी ना क्लियर? आगे मेरे फेल होने पर मत जाओ। अब बड़े भाई साहब क्या समझाते हैं कि तुम मुझे मत देखो, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान मतलब बेटा ब्रिटिश, आउट ऑफ इंडिया। हाँ पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट सिफर भी ना मिलेगा, सिफर मतलब 0, हाँ ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बड़े भाई साहब बिल्कुल गुस्साए हुए थे, उन्होंने बोला कि उन लोगों को नाम भी नहीं समझ में आ रहा था, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम लगाते। हाँ हिस्ट्री में ऐसा ही है बेटा, हिस्ट्री में ऐसा ही है, चंद्रगुप्त मौर्य 1 2 ऐसा करके, हिस्ट्री तो इतना ही मुश्किल है। तो वही वो बोल रहे थे, हाँ तो वही उन्होंने बोला कि तुमको अभी मजाक लग रहा है लेकिन बाद में इस तरह से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। और फिर ये भी बोलते हैं कि उनको नाम नहीं सूझा, अगर मुझसे पूछते तो मैं लाखों नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। ज्योमेट्री का आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ते हो तो ABC करते हो, और पहले के समय में आवासा या फिर इस तरह से होता था, तो उसमें क्या लिखा है बड़े भाई ने, मतलब क्या बोला है, आबा जा की जगह आजा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आबा जा और आजाबा में क्या फर्क है, और मतलब इन जो ये हम गुनाह करने वाले, मुमतहिन मतलब जो हम इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों पर गुनाह कर रहे हैं। आबा जा और आजाबा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। परीक्षकों मतलब जो परीक्षक, जो हाँ टीचर मतलब जो पेपर करेक्शन करते हैं, परीक्षक मतलब जो परीक्षा लेते हैं या जो करेक्शन करते हैं। परीक्षक का मतलब होता है, हाँ वही मतलब जो परीक्षक मतलब जो परीक्षा लेते हैं। ठीक है, इन परीक्षकों को क्या परवाह है, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा, मतलब इस सब चीजों के पढ़ने से क्या फायदा, वो ऐसा भाई साहब बोल रहे हैं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो। ज्योमेट्री आप लोग
पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्री में क्या करना रहता है, लाइन ही होती है ना, इसको उस पे उससे मिलाओ। तो वही उन्होंने कहा है, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, लंब का मतलब वो लाइन का होता है ना, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, प्रयोजन मतलब इससे काम है, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। खुराफात मतलब फालतू की चीजें याद करनी ही पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी, समय की पाबंदी मतलब टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम का। कहते हैं समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो पर जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब समय की पाबंदी भी बता रहे हैं और 4 पन्ना भी लिखने करें कि जो टाइम वेस्ट करना है। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, मतलब सबको पता है कि टाइम की पंक्चुअलिटी या समय की पाबंदी मतलब समय की पाबंदी मतलब जो समय आपका है, जितने समय में आपने जो सोचा है उस समय में वो कर लो, है ना आदित्य? Yes, वही चीज है, वही चीज है या कुछ अलग है? मैम वही चीज है। वही चीज है। हाँ, पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब भाई साहब क्या बोलते हैं कि सबको पता है कि समय की पाबंदी से इज्जत होती है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, डेली लेट जाएंगे तो क्या होगा, आप टीचर आपको प्यार से बुलाकर बैठा लेगी, डांटेगी ना, और फिर बोलेगी लेट कमर्स है, डेली इसका ऐसा है, क्लास वाले बच्चे भी हंसेंगे। और जो बच्चा टाइम से जाता है, या फिर आपका कोई भी आपको असाइनमेंट या कुछ काम दिया गया, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, आपने टाइम से जमा किया, तो टीचर का क्या होगा, वो बच्चे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान बढ़ जाता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है, टाइम का पाबंद है, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीजें, और ये आपकी आदत जब बड़े होने तक रहती है तो इससे क्या होता है, इंसान का विकास होता है। वो समय में रहने की आदत होती है, हर काम टाइम टू टाइम करता है, तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है। वही चीज यहाँ लिखा है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मतलब उसकी इतना लिखना जरूरत है क्या? मैं तो उसे हिमाकत कहता हूँ, हिमाकत मतलब फालतू कहता हूँ। या तो समय की किफायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। मतलब वो क्या बोलते हैं कि ये तो समय की पाबंदी नहीं, किफायत नहीं, मैं तो इसको उसका दुरुपयोग समझता हूँ कि एक छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा लिखना पड़े, टाइम लगाना पड़े। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। चटपट मतलब जल्दी से, आदमी को जो भी कहना हो जल्दी से कह दे और अपनी राह ले, मतलब अपना जो भी उसको करना है आगे का दूसरा काम करे, अपना रास्ता देखे। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। अभी तो आप लोगों का क्या हो गया, वो 4 पन्ने वाला लिखने का सिस्टम चला गया ना। पहले निबंध लिखने को आता था 2.5 पेज 3.5 पेज, अभी अनुच्छेद हो गया है, अनुच्छेद 120 वर्ड्स में लिखना है। अभी तो शायद 100 वर्ड्स का आ गया क्या, अभी जो परसों वाला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 120 अभी ये वाले साल में 120, उसके पहले 80 to 100 था। अभी ये वाले 122 वाले में 120 किया। अभी ये बार शायद 100 वर्ड कर दिया, देखना पड़ेगा मुझे, एक बार एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पहले से कम कर दिया है। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब सबसे बड़ा तो अनर्थ यह है कि ये भी कहा जाएगा कि संक्षेप में लिखो और इतना लिखो। संक्षेप का मतलब समझते हैं, शॉर्ट में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, शायद नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? मतलब वो बोल रहे हैं अपने भाई से ऐसा ही कि ये उल्टी बात है कि नहीं। ऐसा बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मतलब वो बिल्कुल चिढ़े हुए थे भाई साहब इससे
एजुकेशन सिस्टम से ये जो है कि संक्षेप में लिखो और इतना लिखो और फिर एग्जैक्ट वही आंसर होना चाहिए जो बुक में है, इन सब बातों पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, मतलब अपना क्रोध निकाल रहे थे। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब सच्चाई से अवगत होना। इस दर्जे में हाँ मुहावरा अंडरलाइन। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा बड़ा जो है वो बड़ा ही रहेगा, कितना भी वो फेल हो कुछ भी हो, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, लोग तो उसको बड़ा भाई ही बोलेंगे। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। गिरह बांधिए मतलब गांठ बांध दीजिए। लोग बोलते हैं ना इस बात को गांठ बांध दो, मतलब अपने दिमाग पे सेट कर लो, ऐसी गलती अब नहीं होनी चाहिए। तो वही उन्होंने कहा कि इस बात को गिरह बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस मैम। टाइम तो है भी कि हो गया, नहीं तो पता चलेगा कितने बजे। हम 6:20 का 6:20 तक था, 29 हो गए। हाँ वही मैं भी सोच ही रही थी कि हुआ तो 29 हो गए। चलो बेटा आदित्य, मैं टाइम सही देख रही हूँ क्या? यस मैम। 29 हो गए ना? सेकंड लेक्चर करते हैं। 6:29 ही है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए इसके यहाँ पर आप लोग टिक लगा लो पेंसिल से, पेंसिल से टिक लगा लो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नोटबुक आज तो आप लोग लाए थे, कोई नहीं, आज तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है आदित्य? यस मैम। आप ही नोटबुक लेके बैठना, हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर होमवर्क भी दिया जाएगा, जैसा रहेगा करते हैं। ओके चलो बेटा, मिलते हैं थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा